What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 5 of the GNG 2.0 एंड गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। स्केड्यूल आपके पास ऑलरेडी है तो आपको पता होगा कि आज से हम थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी शुरू करेंगे एंड वील बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही आसान है, थेरेटिकल है, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस समझना और साथ साथ लर्न कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लिख के आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बच्चों समझना स्टार्ट करते हैं। बाबू स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही मैजिकल सब्जेक्ट है। मतलब हमारे देश में स्टैट्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना बेटा, इतने सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स स्टैट्स को यूज करते हैं बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए, बहुत सारे एनालिसिस करने के लिए, एवरेजेस निकालने के लिए, मिड वैल्यूज निकालने के लिए, उसके साथ साथ मल्टीपल एनालिसिस जैसे हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्जन्स पढ़ते हैं। आपके 11th में तो बहुत लिमिटेड स्कोप है और बहुत थोड़ा सा पढ़ाया गया है, बट जैसे जैसे आप आगे इकोनॉमिक्स में बढ़ोगे, जिन बच्चों का इको ऑनर्स वगैरह करने का मन होगा, इकोनॉमिस्ट्स बनने का मन होगा, और या फिर हम बहुत सारी चीजें फॉरकास्टिंग करते हैं बिजनेस में, हम सीए में, जैसे मैं सीए में बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, बट 11th में आपको बहुत छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, चैप्टर नंबर 1 माइक्रो में बताया था ना। इकोनॉमिक्स स्टडी है कि कैसे ह्यूमंस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो उन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं ताकि उनका लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड में से जो भी उनकी प्रायोरिटी वाली, जो भी ऊपर वाली नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इसकी स्टडी को ही बेसिकली पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, इसकी स्टडी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब हमारे पास आता है सर स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं। बच्चों जितना भी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, अगर हम उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में पढ़े ना, भाई इकोनॉमिक्स में आप ये पढ़ते हो कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर जो डिमांड को इंपैक्ट करता है। बट एवरेज बेसिस पे कितनी डिमांड कम हुई, एवरेज बेसिस पे कितनी डिमांड बढ़ गई, जब एवरेज की बात होगी तो वहां स्टैटिस्टिक्स काम में आएगा। जब कुछ कंक्लूजन निकालने की बारी होगी, कोई क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होगा, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स काम में आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में। लेकिन डिटेल में स्टैट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है बच्चा प्लूरल सेंस, एक है सिंगुलर सेंस। तो दो डेफिनेशंस हैं, अच्छे से याद कर लेना, ये आ जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस में। तो देखो बच्चों, प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, जिसको हम कंपैरिजन करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कंपैरिजन इज द मेन थिंग, एनालिसिस इज द मेन थिंग। अगर मैंने ये बोला अ काउ हैज 4 लेग्स, तो बेसिकली वो स्टैट्स नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा है। भाई उसमें क्या कंपेयर करना है, अ काउ हैज 4 लेग्स, बस बात खत्म, राइट। और वहीं पे मैं आपको बोलूं कि वी हैव अ फार्म, उस फार्म में वी हैव 50 काउज एंड 50 काउज जो हैं वो एवरेज बेसिस पे इतना मिल्क प्रोड्यूस करके दे रही है इन दिस क्वार्टर, उसके अगले क्वार्टर में कुछ और यूनिट्स आएंगे, अगले क्वार्टर में कुछ और यूनिट्स आएंगे, फिर वहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एवरेजेस ले रहे हैं, फिर वो स्टैट्स बन जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स को जब डिफाइन करा गया प्लूरल नाउन में, तो क्या बोला गया, इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure. However, any numerical information is not statistics. ठीक है, इसके बाद एक लाइन और जोड़ लो, इसके बाद एक लाइन और जोड़ लो, capable of comparisons and analysis। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में है, न्यूमेरिकल डेटा में है, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, जिसको हम कंपेयर कर सकें, एनालाइज कर सकें, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं।
ठीक है, जैसे बोल रहा है राम गेट्स 100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस। अब ये एक स्टेटमेंट है, उसको 100 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी, तो ये कोई स्टैट्स नहीं है ना। जबकि अगर हम बोले एवरेज पॉकेट मनी कितना है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, फिर वो स्टैट्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, ओनली द एवरेज और एग्रीगेट्स दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी, ठीक है, कोई ना कोई इंक्वायरी होना चाहिए, कोई ना कोई फिनोमिना होना चाहिए, आर टू बी टेकन एज स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ किसी क्वांटिटी को स्टैटिस्टिक्स नहीं लेना, कहीं कंपैरिजन, इंक्वायरी, एनालिसिस, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन बच्चे। लो जी, डेटा विट नहीं भाई, विच डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अ काउ हैज 4 लेग्स, मैंने आपको बोल दिया कि ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। राम हैज 200 रुपीज, नहीं है। यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना। लेकिन आप इधर देखो, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल, एवरेज निकाल दिया, राइट। फिर बर्थ रेट इन इंडिया, बर्थ रेट निकाला है, पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर रही है, ये स्टैटिस्टिक्स है। ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, राइट। तो कुछ भी स्टडी, एनालिसिस, कंपैरिजन, वो स्टैट्स है, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट स्टैट्स नहीं है। लो बच्चा स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया बेटा। चलो अब आ रहा है हमारे पास फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बोल रहा है बेटा जी एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। अब मैंने आपको बोला ना कि जो भी फैक्ट्स हैं उनका एग्रीगेट्स होंगे, यानी या तो कुछ सम करके बनाया गया होगा या कुछ एवरेज लिया गया होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है एग्रीगेट्स। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। कोई सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, उससे कोई चीज आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज, देन इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, कुछ भी नहीं है। 1000 बच्चे हैं ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट, 400 इन कॉमर्स, 300 इन साइंस। अब ये देखो, अब एग्रीगेट तो करा ना कि इतने साइंस, इतने कॉमर्स, इतने ह्यूमैनिटीज। अब क्या हो रहा है, अब डेटा आप कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले एग्रीगेट्स होंगे, दूसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। स्टैट्स कभी भी क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, यानी कभी भी स्टैटिस्टिक्स ये नहीं होगा जैसे स्मॉल और बिग, रिच और पुअर, ये कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स में होगी। ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स है, राइट। तो सबसे पहले एग्रीगेट होगा, दूसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, तीसरा स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट होगी। ठीक है, बहुत 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 सारे कॉजेस से अफेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि एक चीज की वजह से आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है सर, 10% से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब 10% से जो डिमांड बढ़ी वो क्यों बढ़ी? हो सकता है प्राइस कम हुआ हो सकता है फैशन में कोई चीज आ गई हो सकता है कोई चीज कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस में आ गई हो सकता है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो महंगा हो गया हो, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कोई भी चीज इन्फ्लुएंस होती है। तो क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैट्स आप जब भी करोगे, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, अब ये पूरे पूरे चैप्टर हैं आगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक रीजनेबल एक्यूरेसी इसके अंदर होती है। 100% एक्यूरेट नहीं होता बट काफी हद तक एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है। क्या बोल रहा है, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, अब वो कितना एक्यूरेट होगा ये इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा दो चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे के साथ देखा जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कभी भी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट स्टैट्स नहीं होगी। ओके, उसके बाद प्री डिटरमिन्ड पर्पस, स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसी ना किसी पर्पस के साथ करी जाएगी। विदाउट पर्पस कोई डेटा कलेक्ट क्यों ही करेगा, है ना। डेटा कलेक्शन, डेटा का स्टडी, डेटा का एनालिसिस कम्स ऑलवेज विद अ पर्पस। पर्पस के बिना स्टैट्स किसी काम की नहीं। ठीक हो गया बेटा, बढ़िया हो गया, मस्त। इसके बाद आ रहा है स्टैट्स एज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर में तो हम बेसिकली मेथड्स या टेक्निक्स को पढ़ते हैं, जैसे प्लूरल में तो उसने उसको डिफाइन किया ना
सिंगुलर में बोलता है स्टैट्स क्या है, स्टैट्स 5 चीजें हैं, COPAI, याद रख लो। अगर सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन आ जाए तो बोल देना स्टैट्स इज COPAI। COPAI क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। 5 चीजें हैं बच्चा, ठीक है। अब इन पांचों में 5 चैप्टर है जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, बट आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैट्स में मेनली 5 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आओ जरा इसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब सिंगुलर में ना मेथड की बात करता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं चीजों को कंपेयर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंट करने में, राइट। इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। अब देखो 5 चीजें हैं बच्चों, 5 स्टेजेस होंगी, याद कर लो। कोपाई, याद रखना, कोपाई, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर क्या होगा? एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये पांचों तुम्हें अगले 5 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बेस्ट कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना मेरी जान। इतना बढ़िया बना देंगे तुम्हें हम तीनों सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तुम्हें चिंता हो ही नहीं सकती, ठीक है बच्चा। ओके, चलो सर, बढ़िया। लो जी, 5 स्टेजेस मैंने आपको बता दी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। सर ये होता क्या है ये तो बता दो। देख यार, पूरा चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए ये समझ, डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्शन, उसको ऑर्गेनाइज करना कि सिमिलर चीजें सिमिलर जगह पे, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रेजेंट करना कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसको, टेबल की फॉर्म में करते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में करते हो, कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन। उसकी एनालिसिस, अलग अलग तरीके से उसकी स्टडी, और फिर उसका रिजल्ट निकालना, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो, कलेक्शन के लिए सेंसस और सैंपल टेक्निक्स होती हैं, ये अभी के लिए याद रख लो। अगला चैप्टर कलेक्शन है, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के लिए एरे ऑफ डेटा, टेलीबार्स। टेलीबार्स तुमने बनाए होंगे छोटी क्लासेस में, वो टिक 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 क्रॉस, टिक 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 क्रॉस बनाया ना टेलीबार्स। उसमें क्या करते हो? डेटा को ऑर्गेनाइज ही तो करते हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन, टेबल, ग्राफ, डायग्राम, ये बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑगिव, ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद बच्चों एनालिसिस, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, कोरिलेशन निकालना, ये मीन, मीडियन, मोड सीखेंगे हम। एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन, ठीक है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बेटा 3 चीजें आती हैं, नेचर, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशंस, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3 चीजें पढ़नी है, चैप्टर समाप्त। सबसे पहले आ रहा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर में ना बेटा ये बोला जाता है कि कोई चीज साइंस है या आर्ट है। वो क्या है? साइंस किसको बोलते हैं बच्चों? साइंस बोलते हैं जहां पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जहां पे कुछ लॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम एज इट इज अप्लाई करते हैं, उसको हम साइंस बोलते हैं, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स साइंस तो है, लेकिन प्योर साइंस नहीं है, 100% साइंस नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किसके ऊपर है? हमारे आसपास की चीजों के ऊपर है, ह्यूमंस के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। वो समय के साथ बदलती है, तो एज इट इज उसको अप्लाई नहीं कर सकते। समय के साथ हमें भी चीजें बदलनी पड़ती हैं। और आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है बच्चों जहां पे आप अपनी नॉलेज लगाते हो, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो। जैसे टीचिंग एक आर्ट है, हर टीचर अलग होगा, सबने सेम पढ़ा है लेकिन पढ़ाने का तरीका सबका अलग होगा। टीचिंग एक आर्ट है ना बेटा। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स सबने सेम पढ़ी है लेकिन अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग है, तो स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है। तो हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या आ रहा है बच्चा? बोल रहा है एज साइंस स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल डेटा को एक साइंटिफिक या सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ते हैं। एज आर्ट स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव डेटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके देखते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका है। बाय यूजिंग डेटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। Thus, the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data। बोल रहा है जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं अगर उसका डेटा हमारे पास हो, है ना, कि भाई कितने रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयड, कितने अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयड, कितने ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड, कितने जो ग्रेजुएट नहीं है वो अनएम्प्लॉयड। तो डेटा जब होता है ना तो आप एक दिमाग लगा के ज्यादा बेटर तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है, वो आर्ट भी है। ठीक हो गया बेटा? देखो जी, उसके बाद 2 चीजें हैं,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये छोटे मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिफाइन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? जो हम मेथड्स लिखते हैं। अभी पीछे पढ़े ना तुमने मेथड्स, देखो क्या बोल रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू वो मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस। बस, इसके अंदर कोई कंक्लूजन नहीं होंगे, अभी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, सिर्फ कलेक्शन करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, बस सिर्फ डिस्क्राइब करना है सिचुएशन को, इसीलिए उसको डिस्क्रिप्टिव बोला गया। हमें सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को समझना है, डेटा को रखना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं देना अभी। तो ये क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दीज मेथड्स रिलेट टू सच एस्टिमेशंस, जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज होगी, फॉर एग्जांपल मीन, एवरेज निकालना, मीडियन, मिड वैल्यू निकालना, मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना, राइट। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस नाम याद रख लेना, या फिर कोरिलेशन, राइट। तो बेसिकली क्या है डिस्क्रिप्टिव? क्या है? जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करेगा, जैसे एवरेज हाइट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट बोल रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। इन्फ्रेंशियल क्या होगा? इन्फ्रेंशियल में कंक्लूजन निकलेंगे। इट रेफर्स टू ऑल द मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। जहां पे क्या निकाला जाएगा? कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। किस आधार पे बच्चों? सैंपल के आधार पे बेटा जी। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, हाँ सर, बढ़िया हो गया। देखो क्या बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, इफ योर क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स, ही इज यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि एक टीचर एवरेज हाइट निकाल रही है या एवरेज वेट निकाल रही है। किस आधार पे निकाल रही है? एक छोटा सैंपल लेके, एक सैंपल लिया कि भाई 50 बच्चे हैं, 50 में से कुछ 10 बच्चे ले लिए, उनका हाइट लिया या उनका वेट लिया और उसका एवरेज कर दिया और कंक्लूजन दे दिया कि भाई ये इनका एवरेज हाइट है, ये इनका एवरेज वेट है। उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंशियल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव जो सिर्फ डिस्क्राइब करेगा, इन्फ्रेंशियल जो कंक्लूजन्स देगा, रिजल्ट्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या सर लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में? सबसे पहली लिमिटेशन, ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को पढ़ता है। बेटा हमारे जीवन में तो बहुत सारी क्वालिटेटिव चीजें भी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस, कितनी सारी चीजें क्वालिटेटिव होती हैं, राइट। लॉयल्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, कितनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्टैट्स में इनका कोई रोल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ये कुछ नहीं देखी जाती, तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीजों को इग्नोर करता है। ये स्टैट्स की एक लिमिटेशन है। अधूरा सब्जेक्ट हो गया ना बेटा, है ना। तो सबसे पहले ये सिर्फ न्यूमेरिकल को पढ़ता है, दूसरा सिर्फ एग्रीगेट्स को पढ़ता है। इसके लिए एक नॉर्मल फैक्ट कुछ मायने नहीं रखता, जबकि किसी की खुशी के लिए एक नॉर्मल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर से पूछो कि आप मंथली कितना पैसा कमाते हो, तो एक टीचर बोलेगा कि मैं मंथली इतनी सैलरी कमाता हूं। स्टैट्स बोलेगा दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, हमें तो ये बताओ कि आप कितना कमाते हो और आपके पड़ोस वाला टीचर कितना कमाता है, मैं कंपेयर करूंगा फिर बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। तो एक स्टेटमेंट से स्टैट्स में कुछ भी पता नहीं लगता, स्टैट्स में हमेशा एवरेजेस काम करते हैं। ठीक है, बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है बेटा। तीसरा बोल रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ एवरेज के आधार पे ट्रू है, उससे ज्यादा कुछ हमको पता नहीं लगता। इसका मतलब ये है बेटा कि एवरेज तो सही हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं। यानी अगर आपने जिस यूनिट्स के बेसिस पे एवरेज लिया है, जिन यूनिट्स के बेसिस पे एवरेज लिया है, अगर वो यूनिट्स ही गलत हुई तो फिर एवरेज भी गलत हो गया, फिर स्टैट्स भी गलत हो गया। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो डिपेंडेंट होता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। भाई मीन निकाल रहे हो या मीडियन निकाल रहे हो या मोड निकाल रहे हो, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो जिन वैल्यूज के बेसिस पे निकाल रहे हो वही गलत रिकॉर्ड हुई तो एवरेजेस भी गलत हो गए, है ना। तो क्या बोल रहा है देखो, मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज। सिर्फ एवरेज उसका सही निकाल रहे हो आप। दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज। ठीक है, दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल द कंडीशंस। चौथा बोल रहा है रेफरेंस के बिना रिजल्ट्स रॉन्ग हो सकते हैं। रेफरेंस के बिना रिजल्ट्स रॉन्ग हो सकते हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैंने बोला कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ये पहले साल कमाती है 1 लाख,
दूसरे साल कमाती है 2 लाख, तीसरे साल कमाती है 3 लाख। एक कंपनी बी है, पहले साल इसने कमाया 3 लाख, अगले साल 2 लाख, अगले साल 1 लाख। अब मैं आपको बोलूं इसकी एवरेज अर्निंग बताओ, आप बोलोगे 3 + 2 5 + 1 6 6/3 6/3 2 लाख एवरेज अर्निंग आ गया। इस कंपनी की देखो 3 2 5 1 6 6/3 2 लाख एवरेज अर्निंग आ गया। तो इसकी अर्निंग भी 2 लाख है एवरेज बेसिस पे, इसकी अर्निंग भी 2 लाख है एवरेज बेसिस पे। अब मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, सोच समझ के बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 कंपनियां, एक कंपनी ए एक कंपनी बी, दोनों की एवरेज अर्निंग 2 लाख रुपए है, बताओ कौन सी बढ़िया? आप कहोगे यार सेम है। अब मैं आपको ये रेफरेंस दे दूं, ये डेटा दे दूं कि कंपनी ए का एवरेज ऐसे निकाला है, कंपनी बी का एवरेज यहां से निकाला है, तो आप बोलोगे ए बढ़िया है, हर साल अर्निंग बढ़ रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 बढ़ती जा रही है, यहां घटती जा रही है, 3 फिर 2 फिर 1, यहां तो कमी होती जा रही है। तो अब मुझे बताओ जरा, क्या रेफरेंस के साथ ही स्टैटिस्टिक्स से ट्रू पिक्चर पता लगी? वही बोल रहा है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स इट इज नेसेसरी दैट सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस, जहां से कंक्लूजन्स निकाले हैं उनको भी स्टडी किया जाए। उसके बाद बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। अब तुम किसी को बोलोगे भैया मीन इतना है, मीडियन इतना है, मोड इतना है, आम आदमी को क्या समझ में आएगा क्या मीन मीडियन मोड है ना? तो स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, बस वही इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डेटा का मिसयूज भी हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो जाता है, डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उस गवर्नमेंट ने डेटा मैनिपुलेट करा, XYZ गवर्नमेंट ने डेटा मैनिपुलेट करा, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने अकाउंट्स मैनिपुलेट कर देती हैं। तो डेटा है ना यार, डेटा में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट? सबसे पहला, हर प्रॉब्लम को नंबर्स में बताता है, तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है बेटा, है ना? अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक शीट दे दी मैंने पूरी, और आटे के प्राइस लिख दिए कि भाई ये लो आटा लो, चावल लो, चीनी लो, 2016 से लेके 2026 तक इतना इतना प्राइस में चेंजेस है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा यार ये क्या है। वही मैं आपको बोलूं कि आटा जो है वो 16% से बढ़ गया है, मैंने आपको एवरेज निकाल के दे दिया, आपको मस्त समझ में आएगा ना? तो स्टैटिस्टिक्स आपको चीजों को एक बेटर वे में समझने में हेल्प करता है, ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसे थोड़ी ना समझ में आएगी। और आपको बोला जाए कि भैया 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, आपको समझ में आ रहा है? पहले 20 थी, अब ये 18 से 9% पे आ गया है, या 20 से 9% पे आ गया है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि प्रॉब्लम कम हो रही है। तो ये एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है किसी भी प्रॉब्लम को। नंबर 2, इससे आप इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हो। इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है 2 अलग अलग सेक्टर्स में, और इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है 2 अलग अलग टाइम पीरियड में आप कंपैरिजंस कर सकते हो। फ्रॉम इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस we mean comparison across different sectors, thus analyzing the problem of unemployment। हम ये देख पाएंगे कि रूरल में अर्बन में कितनी प्रॉब्लम है, 2016 से 2026 तक कितनी प्रॉब्लम है। तो टाइम बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो और सेक्टर बेसिस पे भी कर सकते हो, इंटरसेक्टोरल, इंटरटेम्पोरल। उसके बाद बेटा स्टैटिस्टिक्स हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि भैया अगर डिमांड घट रही है तो क्यों घट रही है, उसके क्या कॉजेज हैं, डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसके क्या कॉजेज हैं। तो खाली रिजल्ट नहीं देखना, उसका कॉज भी देखना है कि क्यों हो रहा है, इसको भी हम स्टैट्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद आता है बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज। स्टैटिस्टिक्स के आधार पे हम इकोनॉमिक थियरीज बिल्ड करते हैं, मतलब हम क्या, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी यूज करती है, गवर्नमेंट भी डेटा को यूज करती है अपनी प्लानिंग करने में, रिसर्च करने में, पॉलिसीज बनाने में। तो स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके के लिए। भाई हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें स्टडी करते हैं, तो वो बहुत हेल्प करती है हमें फर्दर प्लानिंग करने में। तो क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होता है प्राइस बढ़ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एंड देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। बोल रहा है कि ये एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है और सब जगह लागू होता है, तो ये बहुत यूजफुल रहता है जब हमें अलग अलग चीजों की स्टडी करनी होती है। बढ़िया। उसके बाद इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया। फॉरकास्ट का मतलब फ्यूचर के बारे में चीजें एज्यूम करना
कि क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये सब हम इजीली पढ़ सकते हैं अगर स्टैटिस्टिक्स की स्टडी हमने करी है। बढ़िया। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज स्टैटिस्टिक्स के आधार पे बनती है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा कि इकोनॉमी में ना तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो ना चीजें बहुत ज्यादा घटी हुई हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कंज्यूमर्स भी खुश हैं, प्रोड्यूसर्स भी खुश हैं, इकोनॉमी में जितने लोग हैं वो खुश हैं, इनकम अच्छी हो रही है, आउटपुट अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा है, प्राइस अच्छा चल रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी हो गया। वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में हमें डेटा बहुत हेल्प करता है, हमें नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो नंबर्स की हमें जरूरत होती है जब भी हमें इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से स्टडी करना है और उसको इक्विलिब्रियम पे लेके जाना है। बेटा क्या बोल रहा है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, है ना, जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। मैंने तुम्हें दोनों चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए डेटा हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा समाप्त होता है। थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड ज्यादा है, मेनली इसके अंदर 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तीसरा जो प्लूरल और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है वो जरूर आते हैं एग्जाम में, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, और थोड़ा सा यही चैप्टर बोरिंग सा है, बाकी सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल मिलेंगे चैप्टर 2 पे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।